So, friends, welcome back. We are going to record this session also for you. आपको जब भी टाइम मिलेगा आप इस सेशन को भी आप रिफर कर सकोगे। और हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक डिसीज एक्सक्लूजन्स, राइट? स्पेसिफिक डिसीज एक्सक्लूजन्स। आपको पता है स्पेसिफिक डिसीज एक्सक्लूजन्स जो होते हैं एंड दे आर फॉर डिफरेंट इन डिफरेंट पॉलिसी, किसी में 1 साल के लिए है, किसी में 2 साल के लिए है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि क्या होगा कि हमें जब उसकी आवश्यकता होगी तो हमें उसका थोड़ा सा अपडेटेड नॉलेज रहेगा, है ना? यू विल बी अपडेटेड। मैं आपको ना एक बात पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, राइट? डिस्क्लेमर ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं is for understanding the exclusions in health insurance policies. ये प्रेजेंटेशन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो एक्सक्लूजन्स होते हैं उनको समझने के लिए है, ओके? ये आपको कोई डायग्नोज करना या इस तरह की कोई बात आपको नहीं सिखाने वाला है कि आपको ना डॉक्टर नहीं बनाने वाला। इस प्रेजेंटेशन से आप डॉक्टर नहीं बनोगे और हमें डॉक्टर बनना भी नहीं है। देखो ना, हम सिर्फ उतना नॉलेज चाहते हैं जितना हमारे को काम में आना चाहिए। समय पर मतलब कोई बात हो तो हम उसमें पीछे नहीं रह जाएं, एटलीस्ट उसको समझ के अपना काम निकाल सकें। और अपने को ना डॉक्टर नहीं समझना है ये प्रेजेंटेशन के बाद में, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने 2-3 आपको प्रेजेंटेशन और भी किए थे, मेरे को कई लोगों ने बोला अरे क्या सर आप तो डॉक्टर बनाने पर तुले हुए हो। बोला मैं डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए समझाना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको सही तरीके से टैकल कर सके। हाँ, सो वी डोंट वांट टू बिकम डॉक्टर। वेरी क्लियर? कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में होते हैं या कस्टमर को होता है तो आपको उसको कोई एडवाइस नहीं देना है। सिंपली बात ये है कि यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई तकलीफ वैसी हो रही है जैसे हम लोग आज एक्सक्लूजन्स में देखेंगे, तो आपको 1% खाली अंदाजा लगेगा, बट 99% इज इन द हैंड्स ऑफ डॉक्टर। आपके फैमिली डॉक्टर को या जो कंसर्न फील्ड का कोई डॉक्टर होगा आपके नॉलेज में, या कंसल्ट करने के बाद में आपको किसी के पास में भेजा रहा है तो आपको उस डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, डोंट माइंड, ये मैंने आपको क्लियर किया है कि है ना, ऐसा नहीं है कि हम ये सब सीख के डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं। हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे पास में जब कस्टमर से हम बात करें तो हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत बोलने के लिए कुछ रहे। ओके, अभी ये जो एक्सक्लूजन्स हम लोग बात कर रहे हैं दे आर फॉर 2 years इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज एक्सेप्ट यंगस्टार जहां पे 1 साल के लिए होता है। ओके, ये जो एक्सक्लूजन्स हैं, दिस कोड एक्सक्लूजन 02 एज पर द IRDA गाइडलाइंस, ये IRDA के डिसाइडेड एक्सक्लूजन्स हैं। ओके, सो दीज एक्सक्लूजन्स आर फॉर 2 years इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज। इसमें पहला है ना, देखिए ये फर्स्ट एक्सक्लूजन इज हर्निया। हर्निया अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ पे देखिए सारा आपको दिख रहा होगा कि भाई एब्डिगेस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसीजनल हर्निया, इनगुइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, ये बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्निया होते हैं। अभी हर्निया है क्या हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। हर्निया इज अ बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग। कोई एक टिश्यूज या ऑर्गन कोई ना अपना बाहर आ जाता है, ठीक है, ओपनिंग बना के। टिपिकली हर्निया इन्वॉल्व्स द स्टमक और इंटेस्टाइन, ये 2 चीजों का में ज्यादा होता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इंक्लूड्स अ बल्ज, स्वेलिंग और पेन। इन सम केसेस कुछ सिम्टम नहीं होते। अभी हर्निया वाले भी ना बहुत सालों तक लटक रहा है लेकिन दर्द वर्द नहीं हो रहा है, चलेगा, चला रहे। ट्रीटमेंट includes monitoring the condition. If required, surgery can return tissue to its normal location and close the opening. यहाँ पर मैश करके कोई एक चीज होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पे उसका जो ऑर्गन बाहर आ गया ना, जनरली स्टमक होगा या इंटेस्टाइन होगा, वो जब बाहर आ जाता है तो वहां पर एक जाली जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैश, इम्प्लांट किया जाता है और उसको पूरा का पूरा जो ऑर्गन बाहर आया उसको अंदर डाल देते हैं। ऐसा है हर्निया मैश।
hernia mesh or surgical mesh is a medical device that supports damaged tissues around the hernia as it heals. सर्जन उसको क्या करता है, ये मैश को वहां पे लगा देता है और सारे के सारे जो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन बाहर आया है उसको स्टिच करते हैं, स्टेपल करते हैं और ग्लू से लगाते हैं। इसके अंदर जो ये जाली जैसा दिख रहा है ना मैश में जालियां, पोर्स इन द मैश अलाउ टिश्यू टू ग्रो इनटू द डिवाइस। ये हर्निया के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नाउ दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी डेंजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक्सक्लूजन कोड 2 में आता है पाइल्स, फिशर, फिस्तुला, राइट? पाइल्स, फिशर एंड फिस्तुला ये तीन अलग अलग चीजें हैं, बट कॉमन थिंग इज दैट the common thing about these disorder is that they all are renal pathologies. renal pathology मतलब रेक्टम में जो अपने जहां से टॉयलेट किया जाता है वहां पे ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब इसके कारण से दे आर डेंजरस। आप ध्यान दीजिए, इसके कारण से वो डेंजरस हो जाते हैं। एनस इज द लास्ट ऑरिफिस फ्रॉम विच द स्टूल इज एक्सक्रीटेड। 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। A terminal part of the anus has sensitive nerve ending. जो एंड है ना जहां से स्टूल बाहर निकलता है वो जो है इट हैज सेंसिटिव नर्व्स लाइंड बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और नर्व्स वहां पे होती है, और जो मिडल पोर्शन है वो सर्वल उसको एनल ग्लैंड्स होते हैं। अभी देखिए ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन कॉमन यही है कि वो वहां से एक ही जगह पे तीनों। ये यहाँ पे देखिए मैंने पाइल्स का पिक्चर आपके साथ में शेयर किया है। फर्स्ट डिग्री पाइल्स थोड़ा और बढ़ गया, सेकंड डिग्री हो गया, ये एक्सटर्नल पाइल्स हो गया, ये रेक्टम से यहाँ पे बाहर आता है, ये एनएस आ गया, यहाँ पे एनएस एनल कुशन है ये, और थर्ड डिग्री पाइल्स और बड़े हो गए, और फोर्थ डिग्री पाइल्स और बड़े हो गए। देखो इतने छोटे छोटे से, लेकिन ये बड़े 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 होते रहता है, ये डिफरेंट ग्रेड से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि भी ये लोगों को यदि होता है ना बहुत तकलीफ होती है। हाँ, सो दिस इज पाइल्स। हाँ, पाइल्स का क्या है, ये जगह सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। बेचारा बैठ नहीं सकता है, टॉयलेट नहीं जा सकता है, और उसको बहुत सारा यदि कुछ सर्जरी वगैरह भी करना पड़ा तो बेचारे को सारा परेशानी उठानी पड़ती है। सो पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। जो डॉक्टर लिखेगा ना हेमोरॉइड्स, उसको टर्म लिखेगा। एनल पाइल्स आर स्वोलन वीन्स इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एनस। ये आपने देखा ना कि कैसे यहाँ पे ये अलग अलग ग्रेड के पाइल्स हैं। हाँ, ये फिर क्या होता है, बहुत सारे तो क्या होता है सेल्फ हीलिंग होते हैं, बहुत सारे अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। पाइल्स आर मेनली द स्वोलन ब्लड वेसल्स व्हाइल फिशर्स आर काइंड ऑफ क्रैक्स एंड फिस्तुलास आर ओपनिंग इन द कैविटी। ये तीनों में डिफरेंस है। पाइल्स होते हैं वो ब्लड वेसल थोड़ी सी वहां पे स्वेलन हो जाती है। फिशर्स होता है वो वहां पे क्रैक पड़ जाते हैं, एंड फिस्तुला जो होते हैं वहां पर कैविटी में ओपनिंग हो जाती है। इसके भी फोटो देखेंगे हम लोग। देखना, ये मैंने खाली पाइल्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लिया है, और बाकी तो मैंने एक एक स्लाइड ही ली है। देयर में भी 75% ऑफ द पॉपुलेशन 50 साल तक का है ना वो अफेक्टेड होगा। ये पाइल्स कॉमन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। दे कैन बी इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ब्लीडिंग होगी आफ्टर पासिंग स्टूल, और ब्लडी स्टूल आएगा, खून के साथ में सना हुआ स्टूल पास होगा, या उसके बाद में ब्लड आएगा। Sometimes blood can clot surrounding anus causing external hemorrhoids. बाहर से वहां पे ब्लड क्लॉट जमा हो जाएंगे और वो एक्सटर्नल हेमोराइड्स हो जाएंगे। मोस्टली तो होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं सिम्टम अपीयर होने के तुरंत बाद, और कुछ होते हैं जो क्रोनिक बन जाते हैं ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट्स। मेन रीजन ऑफ दिस थिंग इज द कॉन्स्टिपेशन हियर। ओके, generally piles are not that serious, they get okay in few days। मैंने बताया ना, बहुत सारे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। painful lump around the anus, a feeling of full bowels even after passing stool, bright red stool after bowel, blood bright red blood after bowel movements, itchy red sore anus, pain during the passing of stool। these are the common things। पाइल्स बिकम सीरियस जब वहां से ब्लड आने लग जाता है। कंटिन्यूसली ब्लड आएगा तो एनीमिया होने की संभावना रहती है। फीकल इनकंसिस्टेंस, एनल फेस्टुला,
स्ट्रेंगुलेटेड हेमोरॉइड्स लीडिंग टू अ ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन। ज्यादा इतना मतलब अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पाइल्स जनरली ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन द लोअर रेक्टम। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो नीचे जाके ज्यादा प्रेशर करेगा और प्रेशर के कारण जो नर्व्स है वो थोड़ी सी नर्व्स सूज जाएगी। हाँ, आई विल जस्ट टेक मिनट, क्योंकि मुझे ना एक एनीवे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक डायरिया, वेट उठाने से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी, स्ट्रेनिंग व्हाइल पासिंग स्टूल, ये सारी बातें यहाँ पे अपने को दिखाई देती है, जिसके कारण से ये होने का संभावना रहता है। ये तो हो गया पाइल्स। In most of the piles go away on their own. In case they don't, you can try out some treatment such as lifestyle modifications, dietary changes। ज्यादा से ज्यादा उसको फाइबर खाने चाहिए, है ना, फाइबर खाने चाहिए, और बॉडी का वेट रिड्यूस करना चाहिए। मेडिकेशन सच एज लैक्सेटिव्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लेना चाहिए। जो लैक्सेटिव्स बहुत सारे आते हैं, आयुर्वेदिक भी आते हैं, वो भी लेकर आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, बेंडिंग, सीरोथेरेपी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन एंड हेमोरेक्टोमी एंड स्टेपलिंग, इतने बहुत सारे अलग अलग उसके प्रोसीजर हैं सर्जरी करने। ओके, ठीक है, ये मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भी 75% ऑफ द पॉपुलेशन को ये पाइल्स का परेशानी है। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस करके या कॉन्स्टिपेशन कॉन्ट्रा ये क्या बोलते हैं इसको, दैट लैक्सेटिव्स लेकर आप अपना इसको कर सकते हैं। चूर्ण लो, कायम चूर्ण लो, पेट सफा लो, और भी बहुत सारे ऐड आपको दिखेंगे, वो सब आप लेते रह सकते हैं। और अपना यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको चांसेस ज्यादा है। सो यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो यू शुड यूज दीज थिंग्स, लैक्सेटिव्स, और नहीं तो इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये कॉमन है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। ये जो फिशर है ना, ये देखो, ये फिशर, ये अलग अलग तरीके का ये हो गया। मैंने आपको पहले ही इसका जो कॉमन बातें बताई थी कि पाइल्स सोलन ब्लड वेसल्स होते हैं, फिशर्स जो है वो कुछ क्रैक्स जैसे होते हैं, एंड फिस्टुलास आर ओपनिंग ऑफ अ कैविटी। तो ये आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर क्रैक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्रैक हो गए हैं, ये एनल फिशर बताया गया। ओके, तो इस तरह से फिशर मींस क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ये जो होते हैं ना फिशर्स, दे आर आइडेंटिफाइड एज अ टियर अराउंड द एनस एंड इज वेरी पेनफुल, बहुत सारा पेन होता है वहां पे। पर्सन जब उसको स्ट्रेचेस और प्रेशराइज टू मच करता है टॉयलेट के टाइम में, तो भी इसको स्ट्रेच डेवलप होने के संभावना रहती है। दे में ऊज ब्लड, और पस भी हो सकता है, यदि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड तो आता ही है और पस भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और हैवी एक्सरसाइजिंग के कारण भी ये होता है। अराउंड 50 साल के एज ग्रुप के वालों को ज्यादा अफेक्ट करता है। एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। एक्यूट फिशर कैन बी इजीली क्योर्ड विद अ फाइबर रिच डाइट। मैंने आपको बताया ना, इन सब के लिए फाइबर रिच डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड प्रॉपर मेडिकेशन। क्रोनिक इज डिफिकल्ट टू मैनेज बट कैन रिकर, उसका रिकरिंग भी हो सकता है, एक बार हो गया ना तो बार बार भी होगा। ओके, दिस इज फिशर एंड दिस इज फिस्टुला। फिस्टुला में मैंने क्या कहा था आपको कि पाइल्स में तो ब्लड वेसल्स स्वोलन हो जाती हैं, वहां पर क्रैक होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फिस्टुलास आर एन ओपनिंग ऑफ अ कैविटी, कैविटी ओपन हो जाती है, राइट। आप ये तीन डिफरेंस वापस से आप इसको रीड कर लो, या इसका ये स्क्रीन का शॉट ले लो, आपको ध्यान में आएगा। पाइल्स आर मेनली द स्वोलन ब्लड वेसल्स, फिशर्स आर काइंड ऑफ क्रैक्स, एंड फिस्टुलास आर एन ओपनिंग ऑफ अ कैविटी। ये आपने देखा ना, तो ये फिस्टुला में ये यहाँ पे अलग एक कैविटी ओपन होते जा रही है, यहाँ पे एब्सेस हो गया है, ये भी एक हो गया है, एक ये भी हो गया है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये एबनॉर्मल कनेक्शन और पैसेजवे दैट कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स और वेसल्स दैट डू नॉट यूजुअली कनेक्ट, वहां से मतलब वो जो कनेक्शन हो जाता है, दे कैन डेवलप एनीवेयर बिटवीन एन इंटेस्टाइन एंड द स्किन, बिटवीन द वेजिना एंड द रेक्टम एंड अदर प्लेसेस। फिस्टुला जो है, मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर अ फिस्टुला इज अराउंड द एनस, ये एकदम कॉमन होता है, राइट। दिस वाज अबाउट द पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। नेक्स्ट इज हाइड्रोसिल। मैंने आपको हर्निया का पहले बता चुका हूँ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हमने डिस्कस किया। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल देखिए आप लोगों को तो पता ही है, जनरली मेल्स में होता है। ये देखो, ये नॉर्मल, इसका नॉर्मल टेस्टिकल्स हैं,
ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग आ गई है या कुछ लिक्विड जैसा कुछ फिल हो गया है, और ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल ये है ना? तो अभी देखिए अपने को हाइड्रोसिल क्या है जानने के लिए थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोसिल इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक अराउंड द टेस्टिकल। ये जो टेस्टिकल है इसके अराउंड कुछ फ्लूइड जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। शुरू में तो ये स्क्रोटम का स्वेलिंग लगता है, यहाँ पर शुरू में ये यहाँ पर स्वेलिंग जैसा लगेगा। ओके, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि भी स्वेलिंग हो गई है। इज कॉमन इन न्यूबॉर्न में कॉमन होता है। ये जनरली ठीक भी हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे के। ओल्डर लोगों को भी हाइड्रोसिल डेवलप हो सकता है, समटाइम्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और इंजुरी भी हो सकता है। ये पेनलेस होता है बट मे बिकम लार्ज एंड इनकन्वीनियंट। अल्ट्रासाउंड may be required to diagnose the condition. Treatment usually involves watchful waiting and rare circumstances surgery is required. आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि भाई ऐसा यदि कभी होता है ना तो इस तरीके से उसको वो ठीक भी हो सकता है। बट अभी इस हाइड्रोसिल मीन्स नॉट ओनली हाइड्रोसिल इज इन एक्सक्लूजन बट वेरिकोसील वगैरह भी इसमें एक्सक्लूजन में आएगा। प्रोस्टेट, ये देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज नॉर्मल प्रोस्टेट। हाँ, ये एक बटरफ्लाई शेप का होता है और ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। हाँ? ओके, ये वाला जो ऑर्गन है दिस इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है हम लोग देखते हैं, देखिए प्रोस्टेट इज अ वॉलनट साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द पेनिस। ओके, मेल कॉम्प्लिकेशन है ये एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, वॉलनट साइज gland located between the bladder and the penis. The prostate is just in front of the rectum. The urethra runs through the center of the prostate from the bladder to the penis, letting urine flow out of the body. The prostate secretes fluid that nourishes and prostate sperms. Okay? तो ये प्रोस्टेट के इसमें क्या होगा कि वहां पर थोड़ा सा enlargement हो जाता है। An enlarged prostate means the gland has grown bigger. Gland थोड़ा सा ऐसे जो है ऐसे थी ना इतनी सी, वो थोड़ा सा ऐसे सूजन आ जाएगा। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हैपेंस टू ऑलमोस्ट ऑल मैन एज दे गेट ओल्डर। हर किसी को ये कॉमन होने की संभावना है। एंड इनलार्ज्ड प्रोस्टेट इज कॉल्ड एज द BPH, बिनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरलेप्सिया। ये मैंने आपको एक सेशन में लिया था। कौन से सेशन में लिया था यदि आपको याद हो तो? मैंने जो परमानेंट एक्सक्लूजन वाले जो दिए थे आपको सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था। ये कैंसर नहीं है। ओके, और रिस्क, इट डज नॉट रेज योर रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो। प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है बट इनलार्ज्ड होना इज नॉट द कैंसर। किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन एंड देयर कॉम्प्लिकेशंस, राइट? आई बात समझ में? ये हम लोग देखेंगे कि भी क्या होता है, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। अ स्मॉल हार्ड डिपॉजिट दैट फॉर्म्स इन द किडनी एंड इज पेनफुल व्हेन पास्ड। हार्ड डिपॉजिट्स हो जाते हैं किडनी में, ऑफन पेनफुल, जब यूरिन पास होता है तो थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। किडनी स्टोन्स आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स एंड स्टिक टुगेदर इन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ओके, किडनी स्टोन्स आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स दैट स्टिक टुगेदर, एक साथ में छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दे कैन बी पेनफुल व्हेन पासिंग थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट बट usually don't cause permanent damage. Okay, the most common symptom is severe pain. बहुत ज्यादा पेन होगा, usually in the side of abdomen, इस तरफ। That's often associated with nausea. Treatment includes pain relievers, drinking lots of water to help pass the stone. Medical procedures may be required to remove or break up larger stone. यदि स्टोन बड़े बड़े हो गए ना तो उसको ये ऑपरेशन वगैरह करना होगा। That was about the kidney, gallbladder, kidney stone and urinary tract stone. Gallbladder and pancreatic stones also and their complications. Okay, gallbladder complications और pancreatic complications. देखिए ये gallbladder है और यहाँ पर इसमें ये gall stone इकट्ठे हो गए। Okay, a gallstone, that is gallbladder stone, impacted at the duodenal papilla creates a communication between the pancreatic duct and the common bile duct.
जो पैनक्रियाटिक डक्ट है और बाइल डक्ट है। हेंस बिहाइंड इट बाइल कैन फ्लो थ्रू दिस कॉमन चैनल। बाइल पता है ना आपको, बाइल जूस होता है, बाइल जूस येलो कलर का, जो जिसके कारण एक्सेस होने से वो भी होता है जॉन्डिस वगैरह। इट वुड ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ एक्यूट पैनक्राइटिस। सो यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन एंड पैनक्रियाटिक स्टोन्स यदि किसी को हुआ है, दैट विल बी इन एक्सक्लूजन एज पर कोड एक्सक्लूजन 2। यहाँ पर एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन लाइंग बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोन, द स्टमक। पैनक्रियाटिस may start suddenly and last for days, or it can occur over many years. It has many causes. गॉलस्टोन के कारण भी पैनक्रियाटिस होता है, क्रोनिक भी होता है, हैवी अल्कोहल यूज के कारण भी होता है। सिम्टम्स इंक्लूड अपर एब्डोमिनल पेन, नॉशिया, वॉमिटिंग। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करके उसका सर्जरी या ट्रीटमेंट जो भी है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट करना ही पड़ता है इन केस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन और पैनक्रियाटिस। ओके, तो साइनस एंड ईएनटी के कॉम्प्लिकेशंस भी जो हैं वो एक्सक्लूजन में होंगे 2 साल के लिए। अभी देखिए ये ना हम लोग बात करते हैं अ कंडीशन इन विच द कैविटीज अराउंड द नेसल पैसेज यहाँ पे बिकम्स इन्फ्लेट। ये जो है ना अंदर इसकी जो वो है कैविटीज, वो थोड़ी सी सूजन जैसा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एक्यूट साइनसाइटिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय कोल्ड और एलर्जीज एंड मे रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। और क्रोनिक होगा, एक्यूट है दैट इज कोल्ड होगा, एलर्जी होगा, अपने आप ठीक भी हो जाएगा। बट क्रोनिक साइनसाइटिस लास्ट अप टू 8 weeks and may be caused by an infection, caused by infections or growths. हेडेक होगा, पूरा चेहरा दर्द करेगा, नाक बहती रहेगी और नाक में वो जो कंजेशन भी हो जाएगा। ये सब उसके सिम्टम होते हैं। आप बता सकते हो भी ये सब सिंपली देख के। एक्यूट साइनसाइटिस यूजुअली डजंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट beyond symptomatic relief and with pain medication, nasal decongestants and nasal saline rinses. क्रोनिक होगा तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ेगा, अदरवाइज एट लास्ट उसको सर्जरी करना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ अभी वेरिकोस वेन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है ना पिक्चर क्लियर, ये नॉर्मल लेग है, ये थोड़ा थोड़ा उसको यहाँ पे वेरिकोस वेन्स होते जा रहे हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे वेरिकोस अल्सर भी हो गए हैं। ये जो नसें सूजी हुई दिखाई दे रही है, ये दीज आर द अभी होता क्या है, अब इससे तो अपने को पता है कि इस तरह से ये सूजी हुई है तो अपन उसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं, बट एक्चुअली क्या है हम लोग उसको थोड़ा सा जानेंगे। वेरिकोस वेन्स आर इनलार्ज्ड, swollen and twisting veins, so often appearing blue or dark purple पैरों के नीचे, घुटने के नीचे। they happen when faulty walls in the veins allow blood to flow in the wrong direction। उसको जो ऊपर जाना चाहिए, अपनी बॉडी में तो पूरा ऐसे ब्लड फ्लो होता है ना हार्ट की तरफ, हार्ट से निकल के पूरे बॉडी में जाता है और वापस से ऊपर आता है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन, उसको वापस से हार्ट की तरफ आने के बजाय वो रिवर्स में जाता है। More than 23% of all adults are thought to be affected by varicose veins. Right? Varicose veins are caused by increased blood pressure in the veins. Varicose veins happen in the veins near the surface of the skin. Skin के पास के जो होते हैं ना, वो वहां पर इसको होने की संभावना रहती है। The blood moves towards the heart by one-way wall in the veins. When the wall become weak or damaged, blood can collect in the veins. तो अल्सर का लेवल आ जाता है, वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। कैटरेक्ट वेरी सिंपल, आप लोगों को पता है, इट्स अ वेरी वन ऑफ द वेरी कॉमन डिसीज। एवरीवन will have to go for this cataract surgery. Cataract is a cloudy area in the lens of the eye that leads to a decrease in vision. यहाँ पर कुछ क्लाउडी एरिया बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो सिंपल भाषा में कुछ पर्दे पे कुछ वो बादल जैसा आ गया है ना, लीड्स टू द डिक्रीज इन द विजन। कैटरेक्ट ऑफन डेवलप स्लोली एंड कैन अफेक्ट वन और बोथ आईज। सिम्टम्स फेड कलर्स, blurry or double vision, halos around light, trouble with bright lights, and
ट्रबल सीइंग एट नाइट। दिस आर द कैटरेक्ट के ये हैं। ये है यहाँ पर स्लिप्ड डिस्क एक्सक्लूजन। अभी स्लिप डिस्क क्या होता है आपको पता ही है। यहाँ पे ये जो अपने डिस्क हैं ये थोड़ा सा यहाँ से बीच में घिस जाते हैं या नस दब जाती है या इस तरह से बहुत सारी बातें बोली जाती है। कंडीशन विच रिफर्स टू अ प्रॉब्लम विथ अ रबरी डिस्क बिटवीन द स्पाइनल बोन्स। ये जो अपने स्पाइनल बोन्स हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ पर एक रबर जैसा एक ये होता है, कुशन जैसा होता है। ये जो होता है, this condition occurs when the soft center of a spinal disc pushes through a crack in the tougher exterior causing, या तो वो घिस जाता है, घिस जाने के कारण उसमें थोड़े से ये क्रैक जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ ये जो हर्निएटेड डिस्क होते हैं कॉज नो सिम्टम्स, कुछ कुछ केसेस में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, और अदर्स कैन इरिटेट नियर बाय नर्व्स एंड रिजल्ट इन पेन, numbness और weakness in an arm or leg। ओके, यहाँ पर उसमें आपको हाथों में यहाँ पे इस शोल्डर एरिया में पूरे हाथ के अंदर या पूरे पैर के अंदर यहाँ पे उसको पेन जैसा स्थिति आ जाता है। पेन होता है, नमनेस होता है, वो जो क्या बोलते हैं सुन जैसा महसूस होता है, या कमजोरी जैसा होता है, आपको काम करने में थोड़ा सा होता है। नॉट एवरी डिस्क नीड्स इंटरवेंशन, व्हेन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिजियोथेरेपी एंड एट लास्ट सर्जरी। नी एंड जॉइंट ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या होगा नी एंड जॉइंट ट्रीटमेंट में ना, ये जो अपना सेम जैसे वहां पे अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर ये बोन को कट करके यहाँ पर रबरी कुशन क्रिएट किया जाता है। ये जो बोन के बीच का जो घिस जाता है ना, जो अपना मूवमेंट वाला नी का पोर्शन है, इन दोनों के बीच में रबरी कुशन जो होता है वो थोड़ा सा घिस जाता है। नी रिप्लेसमेंट also known as knee arthroplasty, ये सर्जिकल प्रोसेस होती है टू रिप्लेस द वेट bearing surface of the knee joint to relieve pain and disability. It is most commonly performed for osteoarthritis and also for other knee diseases such as rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. देखिए cyst, lipoma and lumps, these are also excluded in first 2 years. They are classified as benign growths or tumors or fatty tissues. Benign मतलब non-cancerous. This means a lipoma isn't cancerous and is rarely harmful. Treatment for a lipoma usually कुछ जरूरत नहीं होती है, but यदि थोड़े बढ़ गए, इस तरह के थोड़ी सी साइज बड़ी हो गई उसकी, तो there may be reason may be genetic cause in individual with multiple lipomas according to the Cleveland Clinic. कोई रिसर्च करने वाले, योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ स्किन लंप इंक्रीजेस इफ यू हैव फैमिली हिस्ट्री। और छोटे होंगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो इनलाज हो जाते हैं थोड़े से, यदि इनलाज होके उसको यदि तकलीफ हो जाती है तो उसको सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, यूट्रस रिमूव करने का इट्स वेरी कॉमन सर्जरी नाउअडेज, आपके पास में तो क्लेम आते ही होंगे। इसमें क्या क्या होता है देखिए, पोली ओवरियन सिस्ट, पीओसीडी जिसको बोलते हैं, फिर एकदम यंग एज में भी होते हैं, ये भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था पिछले सेशंस में। पीओसीडी, यूट्रीन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी, पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, एब्डोमिनल एंड पल्विक पेन, इतने सारे है ना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे इसके कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो सकते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखो पोली ओवरियन सिस्ट अपन देखते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर कॉजिंग इनलार्ज्ड ओवरीज, और उसमें सिस्ट हो सकता है। ये दैट इज पीओसीडी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये यहाँ पर ये जो ओवरीज हैं यहाँ पर ये सिस्ट डेवलप दिखाए गए, देखो ये जो है ना सिस्ट बताया गया यहाँ पे। The cause of polycystic ovary syndrome isn't well understood, but may involve a combination of genetic and environmental factor. आजकल तो इट इज वेरी कॉमन, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को भी ये पीओसीडी होने का आजकल केसेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्लेम्स भी अपने पास में आते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड्स, इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, पीरियड एकदम आगे पीछे हो जाता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है, एक्नी एंड ओबेसिटी भी हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट इंक्लूड्स बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं ना वो दिए जाते हैं टू रेगुलराइज पीरियड, मेडिकेशन कॉल्ड मेटमॉर्फिन टू प्रिवेंट डायबिटीज,
statins to control high cholesterol, hormones to increase fertility and procedures to remove excess. हर केस में हिस्टेक्टोमी नहीं करते हैं, याद रखना. Not in every cases hysterectomy will be done, but unless and until it is most required. एकदम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो लास्ट में जरूरत पड़ती है. फाइब्रॉइड जो कॉमन आर abnormal growth that develop in or on a woman's uterus, है ना, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं. Sometimes these tumors become quite large and cause severe abdominal pain and heavy periods. In other cases, they cause no signs or symptoms at all. छोटे होंगे तो कोई साइन सिम्टम कुछ भी नहीं दिखाई देगा. The growth are typically non-cancerous or benign. The cause of fibroid is unknown. सेम एंडोमेट्रियोसिस जो अभी जैसे फाइब्रॉइड हुआ है ना, वैसे ही पीओसीडी मैंने बताया आपको, फाइब्रॉइड बताया. एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? अ डिसऑर्डर इन विच टिश्यू दैट नॉर्मली लाइंस द यूट्रस की जो वॉल होती है ना, यहाँ पे देखिए ये यूट्रस है ना, जैसे यूट्रस ये जो वॉल होती है इसको एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं. ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है. A disorder in which tissues that normally lines the uterus grow outside the uterus. With endometriosis, the tissue can be found on the ovaries, fallopian tubes, or the intestine. Most common symptoms are pain and menstrual irregularities. Effective treatments, hormones and excision of surgery, ये उसको करने की जरूरत पड़ जाती है. कंजेनिटल इंटरनल डिसीज भी अपने को 2 साल का एक्सक्लूजन मिलता है. इफ इट इज अननोन, यदि नोन होगा तो उसको पॉलिसी नहीं दिया जाएगा. तो यदि अपने को कोई पॉलिसी में हमने कवर किया है और बाद में पता चलता है कि दिस इज कंजेनाइटल इंटरनल डिसीज, तो इट कैन बी कवर्ड आफ्टर 2 years. क्या है ये? कंजेनाइटल मीन्स द कंडीशन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट. 1000 में से 8 बच्चों को कंजेनाइटल डिसीज निकलता है. ये देखिए, ये कॉमन ये है. क्लेफ्ट लिप, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ये पूरा कटा हुआ होता है. क्लेफ्ट पैलेट आगे तक. सेरिब्रल पल्सी होता है, सीपी. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है. डाउन सिंड्रोम, स्पिना बाइफिडा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हार्ट कंडीशंस, हार्ट में होल होना वगैरह वगैरह. ये सारे अलग अलग कंजेनाइटल डिसीज हैं बाय बर्थ. थायराइड आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द थायराइड. दिस इज अ बटरफ्लाई शेप. एक ग्लैंड होती है यहाँ पर, ये जो होता है ना इसके नीचे, इसको कुछ बोलते हैं, कौन सा बोन बोलते हैं, राइट? तो थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दैट सिट्स लो ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक. ये जो एडम्स एप्पल है, दिस एडम्स एप्पल, उसके ऊपर. Your thyroid lies below your Adam's apple along the front of the windpipe. The typhoid has 2 sides lobes connected by a bridge. इसके लिए उसको बटरफ्लाई जैसा बोलते हैं, ऐसे मतलब ऐसी होती है. In the middle, when the thyroid it is normal size, you can't feel it. अपने को यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन सूजन हो गया तो अपने को ऐसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे थायराइड जैसा कुछ है. ये जो थायराइड होता है ना, it controls how your body cell use energy from food. थायराइड ये आपके बॉडी में, आपके फूड में से एनर्जी कैसे यूज करेगी? ब्लड सेल जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है. अमंग अदर थिंग्स, योर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स योर बॉडी टेम्परेचर, योर हार्ट बीट एंड हाउ वेल यू बर्न कैलोरीज. यदि आपके पास में है ना इनफ थायराइड हार्मोन्स नहीं है तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा. जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या एनर्जी को यूज करने का प्रोसेस स्लो हो जाता है. 2 तरह से होता है. वन इज हाइपोथायरॉइडिज्म. इसमें क्या होता है? बॉडी डजंट मेक इनफ थायराइड. थायराइड हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल ग्रोथ, सेल रिपेयर्स एंड मेटाबॉलिज्म. एज अ रिजल्ट, पीपल विद हाइपोथायरॉइडिज्म में एक्सपीरियंस, उनको बहुत थकान होगा, हेयर लॉस होगा, वेट गेन होगा, कफ कोल्ड लगेगा, मतलब एकदम कमजोरी महसूस होगी. ये सब है मेन. गोइटर एंड वेट गेन, ये 2 उसके मेन हाइपोथायरॉइडिज्म होंगे, एक रीजन होंगे. करेक्ट? सो वन इज हाइपोथायरॉइडिज्म एंड वन इज हाइपरथायरॉइडिज्म.
यहाँ दोनों में देखो, दोनों में ना वेट लॉस हो रहा है। यहाँ पे वेट गेन हो रहा है हाइपोथायरॉइड में, और यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था हाइपो में कि जितना थायराइड इसका हार्मोन चाहिए उतना बॉडी नहीं बना रहा है, और यहाँ पे एक्सेस हार्मोन बना रहा है। हाइपरथायरॉइडिज्म occurs when your body makes too much of the thyroid hormone. इसके लिए थायरोक्सिन एंड ट्राइओडोथायरोनाइन T3 T4 ये उसका कुछ होता है, and becomes overactive. If you have hyperthyroidism, you may experience a fast heartbeat, increased appetite, anxiety, sensitivity to heat, or sudden weight loss. एकदम सडनली वेट लॉस हो जाएगा। These are the two type. टॉन्सिल पता ही है आपको, राइट ना? ये देखो, ये नॉर्मल टॉन्सिल है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इनलार्ज्ड टॉन्सिल है। ये दोनों जो दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे और ये दोनों तरफ होते हैं। ये यहाँ पर आपको ये टॉन्सिल यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इनलार्ज दिख रहा है, इन्फ्लेम्ड दिखाई दे रहा है। टॉन्सिलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल, two oval shaped pads of tissue at the back of the throat, one tonsil on each side. Signs and symptoms of tonsillitis includes swollen tonsils, sore throat, difficulty in swallowing, and tender lymph nodes on the sides of the neck. यहाँ पे मतलब सोर थ्रोट होगा और डिस्फेजिया होगा, हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा खाने में दिक्कत होगी। These are the different जो एक्सक्लूजन्स हैं, वो डिफरेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। जो मेरा पर्पस था वो यही था कि हमें थोड़ा सा उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि यदि कभी किसी से हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी रहे। अच्छा, रही बात अभी आपको है ना ये चाहिए, तो इसका जब आप वीडियो वापस से देखोगे तो आपको पूरा इसको रिवीजन करने मिलेगा। आई अंडरस्टैंड कि अपना सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, और पूरे जो एनाटॉमी है वो भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत लगती है।